मैंने हमीद से कहा कि मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन हर खतरे का पहले बंदोबस्त करके चलेंगे। मेरी बटालियन में 2 नए सिपाही ट्रेनिंग करके आए। एक में ये नुक्स था कि वो चलता था तो उसके टखने आपस में टकराते थे और दूसरे के घुटने टकराते थे। दुबले, लागर और मरियल से जवानों को भी भर्ती किया जा रहा था। उस भर्ती को बड़ा मौजू नाम दिया गया था, डन फोडर, जिसके लफ्जी मायनी हैं कि तोपों का चारा। तोपों को खिलाने के लिए हरे पट्टे, मतलब ये कि इस किस्म की गैर मियारी भर्ती का इस्तेमाल ये था कि दुश्मन की तोपों का निशाना बनेगी और दुश्मन का एमुनिशन ज़ाया होगा और उसकी पेशकदमी की रफ्तार तेज़ नहीं हो सकेगी। ये तो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर और नाकिस जवान थे। ऐसे जवान भी भर्ती कर लिए गए जो इखलाकी लिहाज से नाकिस थे। उनमें ऐसे जवान भी थे जो पुलिस को मतलूब थे। वो चोरी और डकैती की वारदातें करके आए थे। हमारी बटालियन की सिख कंपनी में एक सिख सिपाही 2 आबे यानी मशरकी पंजाब के इलाके के बड़े मशहूर डाकू उत्तम सिंह उर्फ अत्तू का बालका था। डाकाजनी की एक वारदात में मतलूब था, वो भागकर भर्ती हो गया था। उन जराइम पेशा जवानों का जिक्र इसलिए किया है कि उनमें 2-3 में बड़ी दिलचस्प बात सुनाई थी। किसी बड़े घर में डाकाजनी या नकबजनी की वारदात करनी हो और वहाँ रखवाली वाला खून खार कुत्ता हो तो डाकू उसको इस तरह काबू में लाते हैं कि भैंस या बैल का सींग किसी मुर्दार से काट लाते हैं। खुश्क सींग कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, उसमें गोश्त या कीमा भरकर साथ ले जाते हैं। जिस मकान में वारदात करनी हो उसके करीब जाकर सींग कुत्ते के आगे फेंक देते हैं। कुत्ता सींग में से गोश्त निकालने में मगन हो जाता है। सींग में से गोश्त या कीमा निकलता नहीं और कुत्ता उसे छोड़ता भी नहीं। डाकू बड़े आराम से अपना काम कर जाते हैं। उत्तम सिंह उत्तू के बालके ने बताया कि सींग ना मिले तो बांस का 1 या 1.5 फुट लंबा टुकड़ा ले लो। बांस अंदर से खोखला होता है, उसका एक सिरा बंद कर दो और दूसरे में गोश्त या छीछड़े इस तरह दबा दो कि आसानी से निकल ना सकें। ये कुत्ते के आगे फेंक दो तो कुत्ता दुनिया जहान को भूलकर बांस से गोश्त निकालने में लग जाता है। बांस को उछालता है और उसे कोई जिंदा चीज समझकर उससे लड़ता है। उत्तू कहता था कि उसने इस तरह डकैती की 2 वारदातें की थीं। हमीद का तो यह आलम था कि यह तरीका मालूम हो जाने पर खुशी से फूला नहीं समाता था। उसने शाहजी से इंतकाम लेने का बड़ा ही पक्का इरादा कर लिया था। मैं खुद भी उन पीरों और आमिलों और शाह साहिबों से बदजन हो चुका था। इसका जरिया आयशा बनी थी। हमीद और उसके गांव के शाहजी की दुश्मनी की वजह भी आयशा ही बनी थी। 1-2 दिन ही गुजरे थे कि हमीद ने मुझे बांस का एक टुकड़ा दिखाया जो 1 फुट से कुछ ज्यादा था। उसका मुंह 2 इंच से जरा ज्यादा खुला हुआ था। इसके अलावा उसने मुझे अदवाइन की रस्सी दिखाई। एक चाकू मेरे पास है, उसने कहा। अपने लिए चाकू का बंदोबस्त तुम खुद करो। बेद की 2 छड़ियां मिल गई हैं। तुम करना क्या चाहते हो, मैंने पूछा। उसने अपनी स्कीम बताई। ये बहुत ही मुश्किल स्कीम थी, बल्कि नामुमकिन भी हो सकती थी। मैंने उसमें रद्दोबदल करना चाही, लेकिन उसने मेरा पूरा मशवरा ना माना। सिर्फ 2 तब्दीलियां कबूल कर लीं। फिर उसने मुझे अपने प्लाटून हवालदार और कंपनी हवालदार से मिलवाया। मैं चूंकि हवालदार क्लर्क था, इसलिए ये दोनों हवालदार मेरे साथ इज्जत से पेश आए। वो हमारे ही इलाके के रहने वाले थे। उनसे पता चला कि हमीद उनके साथ बात कर चुका है और दोनों उसके साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उसका साथ दूंगा। हम सब ने आपस में जो बातें की और स्कीम को जो आखिरी शक्ल दी वो बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सुनाऊंगा कि इस स्कीम पर मैंने और हमीद ने किस तरह अमल किया। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम रात के वक्त बैरकों में से गैर हाजिर नहीं हो सकते थे। फौजी कानून के तहत ये जुर्म था। हम हुक्मन मच्छरदानियां लगाकर सोते थे। मैं जिस बैरक में रहता था उसमें सब हवालदार क्लर्क थे। फौज में ये खूबी हुआ करती थी, मालूम नहीं अब है या नहीं, ये साथी एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। हमने जिस रात गायब होना था उस शाम गिनती के बाद मैंने अपने 3-4 साथियों से कहा कि मेरी वालदा बीमार है, आज ही खत आया है, मैं अभी गायब हो जाता हूँ। बस मिल जाएगी जो मुझे 1 घंटे में घर पहुँचा देगी। 3-4 घंटे माँ के पास रहूँगा। 2 बजे की पैसेंजर ट्रेन से वापस आ जाऊँगा। मेरे साथियों ने तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, ख्याल ये रखना कि सुबह 4 बजे से पहले आ जाना। उधर हमीद को प्लाटून हवालदार और कंपनी हवालदार मेजर ने तसल्ली दिलासा देकर भेज दिया। हम दोनों अलग अलग बटालियन की हदूद से निकले और बहुत दूर जाकर इकट्ठे हुए। हमीद ने दिन के वक्त बड़ा गोश्त लांगरी के हाथ मंगवा लिया था जो कपड़े में बंधा हुआ उसके पास था। उसके पास एक तो अदवाइन थी और बेद की पतली सी 2 छड़ियां। जंग से पहले ये छड़ी हर जवान को मिलती थी। जंग शुरू हुई तो जवानों से छड़ियां वापस ले ली गईं। हमीद हवालदार से 2 छड़ियां ले आया था। हम दोनों के पास चाकू थे। हमीद के पास बांस का टुकड़ा भी था। उस इलाके में थोड़े फासले के लिए लारियां चलती थी। थोड़े ही अरसा पहले लंबे फासलों के लिए लाहौर के 2 ट्रांसपोर्टरों ने बस सर्विस शुरू की थी। उनके अड्डे अलग अलग थे। हम एक अड्डे पर गए लेकिन बस में जगह ना मिली। दूसरे अड्डे पर गए, बस चलने वाली थी। हम दोनों को जगह मिल गई। ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। हम बस में बैठे और बस चल पड़ी। 30 मील से जरा कम ही फासला था। बस ने 1 घंटा और 15-20 मिनट में मेरे कस्बे में पहुंचा दिया।
रात का पहला पहर था। अड्डे पर 3 आदमी मुझे पहचानने वाले थे। मैं मुंह छुपाकर वहां से निकल आया। हम दोनों ने कस्बे के अंदर से गुजरने के बजाय बाहर बाहर से हमीद के गांव का रुख कर लिया। हम बहुत तेज चल रहे थे। रास्ते में चलते चलते हमीद ने बांस में गोश्त भर लिया। हमीद का गांव आ गया। शाह का घर गांव से अलग थलग था। गांव और शाह के मकान के दरमियान कब्रिस्तान था। हम उस तरफ चल पड़े। मैं कई बार कह चुका हूं कि हम बहुत दलेर और निडर थे, लेकिन हम जिन भूत नहीं थे। जूं जूं शाह का घर करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज और बेकायदा होती जा रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जरूरी नहीं था कि शाह का कुत्ता गोश्त के धोखे में आ जाए। मुझे ये खतरा भी नजर आ रहा था कि शाह के घर से 2-3 आदमी उठेंगे और हम दोनों को पकड़ लेंगे। पहले खुद हमारी हड्डियां तोड़ेंगे, फिर थाने ले जाएंगे। बटालियन से हम गैर हाजिर होंगे तो हमें भगोड़ा करार देकर हमारे थानों को इत्तला दी जाएगी। जंग के दौरान भगोड़ा होना संगीन जुर्म था। कम से कम सजा 2 साल थी। मैं आज उस वक्त को याद करता हूं तो कांप सा जाता हूं और सोचता हूं कि जवानी अकल पर पर्दा डाल दिया करती है। यही कहता हूं कि मैं जवानी में बहुत बेवकूफ़ हुआ करता था। फिर हुआ यह कि हम शाह के घर से ज़रा दूर ही थे कि उसका कुत्ता गुर्राता हुआ हमारी तरफ आया। अंधेरे में भी शाह के घर की 4 दीवारी नजर आ रही थी। हमने उस दीवार पर चढ़ना और अंदर जाना था। शाह को उठाकर बाहर लाना था। कुत्ता गुस्से से भौंका और हम पर हमला करने के अंदाज से आया। शाह के सहन में से आवाज़ आई, हल्ला डब्बू, शाबाश डब्बू। ये आदमी कुत्ते की आवाज़ पर उसकी हल्ला शेरी कर रहा था। ये शाह की आवाज़ है, हमीद ने तेजी से सरगोशी में कहा। जाग रहा है। ये कहते कहते हमीद ने बांस का टुकड़ा कुत्ते के आगे फेंक दिया। कुत्ता जरा बिदका और खौफनाक तरीके से गुर्राया, लेकिन गोश्त की बू ने उसका मूड बदल दिया। उसने बांस को मुंह में ले लिया और फेंक दिया। फिर उसे एक सिरे से पकड़ा और भंबोड़ा। गोश्त तो निकल नहीं सकता था और कुत्ता कहता था कि निकाल के छोड़ूंगा। जब कुत्ता बांस के साथ मसरूफ हो गया तो हम दोनों दीवार की तरफ चल पड़े, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता। हमारी नजरें कुत्ते पर लगी हुई थी। खतरा यह था कि हमें मकान के करीब देखकर कुत्ता बांस को छोड़कर हम पर हमला कर देगा। हम डरते डरते उसकी तरफ देखते दीवार के करीब चले गए। यकलख्त कुत्ते की ऐसी आवाज आई जैसे कुत्ते आपस में लड़ते वक्त निकालते हैं। उफ्क से चांद उभर रहा था। उसकी रोशनी में हमें कुत्ता बांस के टुकड़े के साथ लड़ता दिखाई दिया। बांस उछलता और गिरता था और कुत्ता शायद उसे कोई जिंदा चीज समझता था। उसकी गुस्सीली आवाज ऊंची होती जा रही थी। मकान के अंदर सहन से आवाज आई, ओए कौन है तेरे साथ? फिर चलते कदमों की आहट सुनाई दी। मकान का दरवाजा दूसरी तरफ था। दरवाजे की जंजीर उतरने की आवाज आई। दरवाजा खुला। हम दोनों दीवार के साथ साथ दरवाजे के करीब हो गए। दरवाजा साथ वाली दीवार में था। कुत्ता दरवाजे के सामने 15-16 कदम दूर था। ओए आज क्या हो गया है तुझे? उस आदमी ने दरवाजे से निकलकर कुत्ते की तरफ जाते हुए कहा। हमीद चीते की तरह झपटा। ट्रेनिंग सेंटर में हमें खाली हाथ लड़ाई सिखाई गई थी। हमीद ने पीछे से शाह की गर्दन एक बाजू में लपेट ली। सकीम के मुताबिक मैंने बड़े ही तेजी से रुमाल शाह के मुंह में ठूस दिया कि उसकी आवाज ना निकले। फिर चाकू खोलकर उसकी नोक शाह के पेट पर रख दी। आराम से हमारे साथ चल पड़ो, मैंने कहा। जरा सी भी गड़बड़ की तो चाकू पेट के अंदर चला जाएगा। उसने हाथ जोड़ दिए। हमीद ने उसकी गर्दन छोड़ दी। उसका एक बाजू मैंने पकड़ा, दूसरा हमीद ने पकड़ा और उसे कब्रिस्तान में ले गए। उसका खूनखार डब्बू बांस में से गोश्त निकालने में पागल हुआ जा रहा था। चांद जरा ऊपर आ गया था। हमें कुछ दूर से देखा जा सकता था। कब्रिस्तान के दरमियान में एक मकबरा और उसके साथ किक्कर और फलाही के 3-4 दरख्त थे। हम शाह को वहां ले गए। वो मकबरे की ओट में था, इसलिए चांदनी नहीं थी। हमने शाह के कपड़े उतार कर बिल्कुल बरहना कर दिया था। हमीद ने अदवाइन खोली, उससे उसके हाथ आगे को बांधे, उससे रस्सी से उसके पांव बांधे। चल मेरे भाई, हमीद ने मुझे कहा, अगला काम शुरू कर दे। उसने शाह के पहलू में होकर वेद की छड़ी की इतनी जोरदार जर्ब शाह की पीठ पर लगाई कि शाह के मुंह में रुमाल ठुसा हुआ था, फिर भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे बकरा ज़िबा हो रहा हो। तुमने मुझे धोखे में घर बुलाकर मुझ पर अपने बदमाश छोड़े थे, हमीद ने शाह से कहा और बेद की एक और जर्ब लगाई। मैं भी उसे बेद मारने लगा। वो मुंह के बल गिरा। मुझे याद नहीं कि मैंने और हमीद ने उसकी पीठ पर कितने बेद मारे। मुझे अंदाजा था कि उस बेद की जर्ब कितनी शदीद होती हैं और सिर्फ एक जर्ब इंसान का क्या हाल कर देती हैं। यूं दर्द होता है जैसे किसी ने तेज छुरी या चाकू से लंबा कट लगा दिया हो। शाह जिस तरह तड़पा था वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। हमीद साथ साथ कहता जा रहा था, तूने मुझे अपने बदमाशों से मरवाना चाहा था। तू आयशा की इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है। बुला अपने जिनों और चुड़ैलों को। तुझ में खुदाई ताकत है तो हमारे हाथ रोक ले। हमीद और मैंने जो गालियां बकी वो तहरीर में नहीं लाई जा सकती। हमने उसे उठाया, उसके मुंह से रुमाल निकाला। उसका मुंह खुला ही रहा। मैं तो समझा कि वो मर गया, लेकिन उसने मुंह बंद किया। उसे सहारा देकर खड़ा किया। हमीद ने उसके पांव खोल दिए और वो पीछे मकबरे के सहारे खड़ा हो गया। ओए जालिमो, ओए जालिमो, उसकी सिसकियां सुनाई दी।
पानी पिला दो। पिलाएंगे शाहजी, हमीद ने तंजिया कहा। पानी के साथ हम शीरनी और नजराना भी पेश करेंगे। ज्यादा मत रुको यार, मैंने कहा। इसकी शहरक पर चाकू फेरो और चलो। हमने इसे कत्ल नहीं करना था, सिर्फ डराना था। वो तड़पने लगा। मुझे बख्श दो हमीद। उसने हमीद को पहचान लिया था। सिसक सिसक कर कहने लगा, मुझे जिंदा रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। मेरी बेटी जवान हो रही है, उसका दुनिया में कोई नहीं रहेगा। बेदों की इतनी ज्यादा, इतनी शदीद ज़रबें खाकर भी वो होश में था। उसकी सेहत सरकारी सांड जैसी थी। लाल सुर्ख आदमी था। उम्र 35-36 साल होगी। वो इस इलाके का खुदा बना हुआ था। बड़े बड़े राजे उसे झुककर सलाम करते थे। मौत का नाम सुनकर वो पूरी तरह होश में आ गया था। उससे अच्छी तरह बोला नहीं जाता था, कराता ज्यादा और बोलता कम था। फिर वो रो पड़ा और बहुत ही दबी हुई कर्बनाक आवाज में बोला, कत्ल ना करना। अब मेरी बात सुन शाह, हमीद ने कहा। हमने तुझे कत्ल करना था, लेकिन तूने अपने बच्चों का वास्ता दिया है। मैं तेरे बच्चों पर रहम करता हूँ। तूने जो काम करने हैं वो सुन ले। एक ये कि तूने मेरा नाम नहीं बताना। मेरे इस दोस्त को तो तू जानता ही नहीं। कहना कि तूने किसी को पहचाना नहीं, मालूम नहीं कौन थे। दूसरा काम ये कि आयशा का पीछा छोड़ दे। उसके माँ बाप को तंग नहीं करना। तीसरा काम ये कि आयशा के माँ बाप और मेरे माँ बाप से कहना कि आयशा पर जो जिन आता था उसने हुक्म दिया है कि आयशा की शादी हमीद के साथ कर दो, वरना मैं सबका बेड़ा गर्क कर दूंगा। आगे बात बनाना तेरा काम है। बातें बनाना तो तू जानता है। जबान का जादू चला कर ही तो तू सबका बादशाह बना हुआ है। शाह रजामंदी में सर हिलाता जा रहा था। 2 बार उसने कहा, ऐसे ही होगा। अगर तूने मेरे पीछे पुलिस भेजी, हमीद ने कहा, तो ये सोच ले कि हम फौजी हैं। सुबह से पहले पहले अपनी बैरकों में पहुंच जाएंगे और तुम्हारी और पुलिस की कोई नहीं सुनेगा कि हम यहाँ आए थे। दूसरी बात यह है कि तूने हमारे खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई या मेरे घर वालों को परेशान किया तो हम मिलिट्री पुलिस भेजकर तुझे गिरफ्तार करवा देंगे और साबित कर देंगे कि तू जापानियों का जासूस है। ये ना किया तो ये जरूर करेंगे कि तेरी उस बेटी को जो जवान हो रही है उठा कर ले जाएंगे और तुझे कत्ल कर देंगे। तेरे पास मालूम नहीं रैबी ताकत है या नहीं, लेकिन हमारे पास दुनिया की जो ताकत है ये तेरा बेड़ा गर्क कर देगी। उसने कराती हुई आवाज में वादा किया कि वो खामोश रहेगा। हमने अपनी स्कीम के आखिरी हिस्से पर अमल किया। वो ये था कि उसे किकर के करीबी दरख्त के पास ले गए और तने के साथ उसे इस तरह खड़ा किया कि उसका मुंह दरख्त की तरफ और पीठ बाहर की तरफ थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। अदवाइन की पूरी रस्सी उसकी टांगों, पीठ और दरख्त के तने के गिर्द लपेट कर गांठ दे दी और हम वहां से चल पड़े। वक्त बहुत थोड़ा रह गया था। हम दौड़ने की रफ्तार तक तेज चल रहे थे। अगर हम नाकाम रहते तो हमारे कदम बोझल होते। हमने खिलाफ तवक्को सकीम के ऐन मुताबिक बड़े थोड़े वक्त में अपनी वारदात मुकम्मल कर ली थी। मैं उसे आज भी एक मौजज़ा कहता हूँ। मालूम नहीं मैं और हमीद नेकी कर रहे थे या बदी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यह शाह असल शैतान या शैतान का चेला था। वो अल्लाह का कलाम तावीज़ों पर लिख देता, सादा लो देहातियों से पैसे बटोरता और कोई जवान औरत मुसीबत की मारी उसके पास चली जाती तो उसके साथ बदकारी करता था। शायद यही वजह थी कि खुदावंद ताला ने उसे सजा देने के लिए कुत्ते की आवाज़ पर बाहर निकाल दिया और हमारे हवाले कर दिया। अब हम ये इंतज़ार करने लगे कि हम सज़ा से बचते हैं या इतनी संगीन वारदात दबी रह जाती है। हमारा इलाका मैदानी नहीं, पीलों, टेकरियों, खड्डों और बरसाती नालों की भरमार है। अगर इलाका मैदानी होता तो 7-7.5 मील का फासला हम फौजी जवानों के लिए कुछ नहीं था। वहाँ तो घाटियाँ उतरती और चढ़ती थी जो हम उतरते और चढ़ते जा रहे थे। हमारी दौड़ तो जिंदगी और मौत की दौड़ थी। रेलगाड़ी छूट जाने के नतीजे से हम आगाह थे। हम सुबह बटालियन लाइनों से गैर हाजिर थे। दूसरी तरफ शाह ने हमीद के पीछे पुलिस भेज देनी थी। हमें पुलिस के हवाले कर दिया जाता या कोर्ट मार्शल होता। हम जब कस्बे के करीब पहुंचे तो दूर से रेलगाड़ी के इंजन की रोशनी दिखाई दी। गाड़ी कमोबेश 2 मील दूर थी। हम दोनों दौड़ पड़े। मेरे कस्बे के स्टेशन पर गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकती थी। अब देखना था कि हम स्टेशन पर पहले पहुंचते हैं या गाड़ी। मैं अपने कस्बे के बंद बाजार से दौड़ता गुजर रहा था। चौकीदार ने रोका। मैंने रुके बगैर कहा, हट जाओ, गाड़ी छूट जाएगी। हम अभी स्टेशन के अहाते में दाखिल हुए थे कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। हमारी तो टांगें शल हो चुकी थी, फिर भी हम तेज दौड़े। टिकटों वाली खिड़की से अभी दूर ही थे कि इंजन ने रवानगी की विसल बजाई। हमने टिकट लेने का ख्याल छोड़ दिया। दूसरी विसल बजी तो गाड़ी चल पड़ी। हम दौड़ पड़े और आखिरी डब्बे को पकड़ दिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी ने हमें हमारी छावनी के स्टेशन तक पहुंचा दिया। हम प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय दूसरी तरफ उतरे और बाहर से स्टेशन से निकल गए। हमारी बैरकें कोई ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन बेटिकट होने की वजह से हम इतने बड़े स्टेशन की दूसरी तरफ चले गए थे, इसलिए बड़ा लंबा चक्कर काटकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। सुबह के 4 बजने वाले थे। सुबह उठे, ना मेरी बैरक में ना हमीद की बैरक में किसी को पता चला कि हम सारी रात गैर हाजिर रहे हैं। हमीद मुझे दोपहर के वक्त मिला था।
अब हम पुलिस का इंतजार कर रहे थे। ये हो ही नहीं सकता था कि शाह ने थाने रिपोर्ट ना की हो और हमीद नाम ना लिखवाया हो। वो दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया और फिर 7-8 दिन गुजर गए, ना पुलिस आई। हमें कुछ यकीन सा होने लगा कि शाह ने पुलिस को यह वारदात नहीं बताई। इससे हमें शक होने लगा कि शाह किसी और तरीके से इंतकाम लेगा। ये ज़रूरी हो गया था कि हमीद गांव जाए और देख कर आए कि वहाँ क्या सूरत हाल है। 13-14 दिन गुजरे थे तो हमीद ने माँ की बीमारी का बहाना बनाकर 5 दिनों की छुट्टी मंजूर करवा ली और गांव चला गया। मुझे ये फिक्र होने लगा था कि हमीद गांव में पकड़ा जाएगा, लेकिन वो छुट्टी काट कर वापस आ गया। उसमें बड़ी अजीब बात बताई। घर वालों ने उसे यह नई खबर सुनाई कि शाह जी को जिन्नात उठा कर ले गए थे और उनकी बहुत बुरी हालत करके एक दरख्त के साथ बांध गए। छुट्टी के दौरान हमीद जिस किसी से भी मिला उसने उसे यही वाकया सुनाया। हमीद ने मुझे ये बात सुनाकर कहा कि मेरे दिल में बार बार ये इरादा आता था कि सारे गांव वालों को और शाह के मुरीदों को इकट्ठा करके सुनाऊं कि शाह को जिन्नात नहीं बल्कि हम 2 इंसान उठा कर ले गए थे। लेकिन मैं ये बात अपने किसी दोस्त के साथ भी ना कर सका क्योंकि लोग इस वाक़े को सच्चा मानते थे। पता चला कि यह बात शाह ने खुद मशहूर की थी। लोगों ने अलल सुबह शाह जी को किक्कर के तने के साथ बंधा हुआ देखा। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी पीठ पर गहरी लाल लकीरों का जाल बिछा हुआ था। बाज लकीरों में से खून फूट आया था। ये खबर फौरन ही गांव में फैल गई। शाह पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। लोगों ने शाह को खोला, उस पर चादर डाली और उठाकर उसके घर ले गए। गांव के हकीम और जिरा को बुलाया गया। उन्होंने इलाज मुआलजा शुरू किया। शाह से पूछा गया कि ये क्या मामला है। शाह ने बताया कि एक बड़ा ही शैतान जिन शैतान के उकसाने पर उसके कब्जे से निकल गया है। शाह ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जिन बच गया और अपने साथियों के साथ लेकर रात को शाह को उठा कर ले गया। हर कोई मान रहा था कि शाह जो बयान दे रहा है बिल्कुल सच है। इस वाक़े से शाह की मकबूलियत और उसका रोब पहले से कहीं ज्यादा हो गया। शाह कहता था कि वो इन जिन्नात को जो उसे उठा कर ले गए थे हाजिर करके सारे गांव के सामने जिंदा जलाएगा। हमीद आयशा से मिला। आयशा भी मान रही थी कि शाह के कब्जे में जिन्नात हैं और उसे जिन्नात ही ने मारा पीटा है। हमीद ने उसे बताया कि वो जिन्नात वो और उसका एक दोस्त थे। गौर इस पर करें कि इस वाक़े के 20-22 साल बाद ये शाह मर गया था। उस वक्त तक उसकी मुरीदी और अकीदत का सिलसिला बहुत दूर तक फैल चुका था और उसके मरने के बाद उसके मज़ार पर आज भी बड़ी शान और शौकत से उर्स होता है और लोग उसकी कब्र पर बिछी हुई चादरों को हाथ लगाने के लिए धक्के देते और धक्के खाते हैं और वहां जाकर अपनी मुश्किलें और मुरादें बयान करते हैं। लोगों ने उसके मज़ार के साथ मौजज़ा नुमा करामतें गढ़ रखी हैं।